गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो फिर करें हम लोग कंटिन्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ ईओक्यू। डू यू रिमेंबर? कुछ मैंने क्वेश्चन होम एक्सरसाइज दिया था, याद है क्या आपको? कौन सा क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होम एक्सरसाइज दिया था आपको। कंप्लीट करके आए बच्चों आप लोग? क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट किया क्या, बताओ? आर यू श्योर? क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट किया है आपने चारों मेथड से? कौन से चार मेथड से? FIFO, LIFO, weighted average after every receipt and weighted average at the end of the period। चारों कंप्लीट किए? सॉल्व करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? चलो करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, चलेगा ना? एक काम करते, ओके, अपन वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द पीरियड पहले सॉल्व करेंगे, या पहले FIFO LIFO कर दूं? चलो एक काम करते, फटाफट सारे चारों मेथड से कर ही लेते। एक क्वेश्चन है, चलेगा क्या बच्चों? ओके, तो स्टोर लेजर अपने को बनाना था। चलो FIFO मेथड से अपन स्टार्ट करते बच्चों। कौन से मेथड से? FIFO मेथड। ओके, स्टोर लेजर कार्ड बाय FIFO मेथड। चलो आराम से करेंगे ना सॉल्व। स्टोर लेजर कार्ड बाय FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टोर लेजर कार्ड बाय FIFO मेथड, चलेगा बच्चों? स्टोर लेजर कार्ड का फॉर्मेट क्या होता है, याद है क्या आपको? ये जो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ऐसा ही कुछ फॉर्मेट है क्या? पहले मुझे एक बार चेक करके बता देना। ओके, चलेगा बच्चों? क्या क्या कॉलम्स बनते हैं, याद है आपको? हाँ बताओ, पहला कॉलम क्या रहता है इसमें? पहला कॉलम डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स के बाद में रिसीट इशू एंड बैलेंस। तो चलो पहले मैंने यहां पे डेट का कॉलम बना दिया, फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है बच्चों, फिर ये रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। एंड आई एम श्योर आप सबको पता है कि एग्जाम में जरूरी नहीं कि ऐसे पेपर पोर्ट्रेट फॉर्म में ही यूज हो, आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी पेपर यूज कर सकते हो आपका आंसर शीट। समझता है बच्चों? तो चलो रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। तो रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस, ऑब्वियसली इन तीन कॉलम को और तीन पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से तीन पार्ट? क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। याद आ रहा है बच्चों ऐसा कुछ फॉर्मेट? अच्छा मुझे बताओ, बिन कार्ड का यही फॉर्मेट होता है क्या बच्चों? बिन कार्ड का यही फॉर्मेट होता है क्या? क्या फॉर्मेट होता है फिर बिन कार्ड का? सोच के बताओ ना यार, हमने डिफरेंस भी लिखा था। बिन कार्ड का क्या फॉर्मेट रहता है फिर? तो बिन कार्ड का भी यही फॉर्मेट होता है, चेंज क्या रहेगा? सिर्फ डेट पर्टिकुलर्स के बाद में रिसीट, इशू, बैलेंस। एंड रिसीट, इशू, बैलेंस के अंदर फिर और तीन पार्ट में कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वांटिटी रहता है। उसमें सिर्फ क्या रहता है? क्वांटिटी। तो बिन कार्ड का भी फॉर्मेट करीबन यही रहता है। ओनली थिंग इज दैट, समझ रहा है, उसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होता है, किसी का भी रेट मेंशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड होता है। बिन कार्ड इज जस्ट अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। सही है बच्चों? तो चलो ये स्टोर लेजर कार्ड वी आर प्रिपेयरिंग बाय विच मेथड, एक बार बताओ। अभी फिलहाल हम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? FIFO मेथड से। तो चलो अपन FIFO मेथड से स्टोर लेजर कार्ड कंप्लीट कर लेते पहले, चलेगा क्या बच्चों? कौन से मेथड से? FIFO। तो चलो बोलो कौन सा मंथ है जिसके लिए अपन स्टोर लेजर बना रहे? अक्टूबर। तो एक काम करता हूं, मैं हेडिंग में ही यहाँ पे अक्टूबर 2020 ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा बच्चों? उसके बाद में बताओ, चलो 1 अक्टूबर को क्या ओपनिंग स्टॉक है क्या? कितना है ओपनिंग स्टॉक बताओ? 10,000। कहां लिखो ये 10,000? बैलेंस के कॉलम में। उसका रेट क्या है? 10 रुपीज। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख। समझा बच्चों ये? तो ये फर्स्ट का ओपनिंग स्टॉक है क्या? उसके बाद में जो भी ट्रांजैक्शन है ना बच्चों, वो ट्रांजैक्शन आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना रहता है। क्रोनोलॉजिकली मतलब समझते हैं आपको? डेट वाइज। तो आप बताओ ये डेट वाइज फर्स्ट के बाद में क्या ट्रांजैक्शन है? 7th को क्या है? परचेस है या इशू है? परचेस। कितना परचेस है? 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50 इज इक्वल टू 50,000। अब बताओ कौन सा मेथड चल रहा है यहाँ पे? FIFO। तो ये अगर FIFO या LIFO है तो आपको ये 10,000, 4,000 सेपरेट लिखना पड़ेगा। बट यही वेटेड एवरेज होता ना बच्चों, तो आप सीधा 10,000 प्लस 4,000 14,000 ऐसा कर सकते हो आप। तो यहां पे बैलेंस के कॉलम में मैं लिखूंगा
10,000 at a rate of 10, that is 1 lakh, and हाँ बोलो 4,000 at a rate of, हाँ बोलो 4,000 at a rate of 12.50, that is 50,000। सही है बच्चों? ओके, तो ये हो गया परचेसेस। तो आप मुझे बताओ 7th तक क्लैरिटी है क्या? 7th तक, उसके बाद में डेट क्या है बताओ? 14th को परचेस है या इशू है? परचेस। कितना परचेस है? 6,000 एट अ रेट ऑफ 15, तो 6,000 इंटू 15 इज इक्वल टू 90,000। एंड अब बताओ बच्चों, ये परचेस ट्रांजैक्शन लिखने के बाद बैलेंस के कॉलम में क्या आएगा? 10,000 एट अ रेट ऑफ 10, दैट इज 1 लाख। हाँ, देन 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50, दैट इज 50,000, एंड 6,000 एट अ रेट ऑफ 15, दैट इज 90,000। समझा क्या? तो ये 14th हो गया। 14th के बाद में क्या ट्रांजैक्शन है बताओ? 16th को परचेस है या इशू है? हाउ मच इशू? 16,000। अब बताओ, मैं डायरेक्ट 16,000 ऐसे लिखूं क्या यहाँ पे? नहीं, क्यों नहीं लिख सकता? फीफो मेथड है। तो अब मुझे बताओ 10,000, 4,000 एंड 4,000, इसमें से 16,000 इशू करना है। तो मुझे ये बताओ लॉजिकली, ये 10,000 आपने कहीं अलग लिखा रखा होगा क्या? क्वांटिटी स्टोर करते वक्त ये कोई तो एक रॉ मटेरियल है ना, इसका 10,000 आपने वो जो 10 के रेट से आया हुआ था कहीं सेपरेटली रखा होगा, या ये 10,000, 4,000 और 6,000, 20,000 क्वांटिटी पूरा मिक्स हो चुका है एक दूसरे के साथ? मिक्स हो चुका है। समझता है क्या? ये जो भी रामायण कर रहा है ना, ये सब अकाउंटेंट कर रहा है। समझ रहा है क्या? अब मुझे बताओ, स्टोर लेजर कार्ड वाले को कोई लेना देना है क्या? जो बिन कार्ड जो बनाता है स्टोर कीपर क्या हो, उसको पता है क्या ये 10 रुपए से आया हुआ है, ये बाजू में रखते हैं, ये 12.5 से आया है, ये बाजू में रखते हैं? ऐसा कुछ है क्या उसके एंगल से? नहीं, ये पूरा स्टॉक फिजिकली मिक्स हो चुका है। ये कंसेप्ट याद रखो, पूरा स्टॉक फिजिकली मिक्स हो चुका है। ये सिर्फ मतलब कौन सा, जब भी क्वांटिटी इशू हो रहा है तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। ये कौन सा रिकॉर्ड है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो आप बताओ, इशू में टेल मी, इज इट 10,000 एट अ रेट ऑफ 10? कितना था ये? 1 लाख। एंड फिर 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50, दैट इज 50,000। सही है। एंड 2,000 एट अ रेट ऑफ 15, दैट इज इक्वल टू 30,000। दैट इज हाउ मच? 30,000। आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स। समझा क्या सबको ये? तो ये इश्यू हो गया। एंड अब बताओ बैलेंस कितना है? बोलो 4,000 at a rate of 15. Answer is 60,000. Answer is 60,000. I hope you are getting this. तो ये 16th का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ क्या मेरे भाई? चलो 16 के बाद में क्या आएगा बताओ अभी? 24th को परचेस है या इशू है? परचेस। कितना परचेस है? कितना? 8,000 at a rate of 16.50, 1,32,000। तो बैलेंस बताओ। 4,000 at a rate of 15, that is 60,000, and 8,000 at a rate of 16.5, that is 1,32,000। Do you agree? ये हो गया 24th का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेरे भाई, बराबर है। उसके बाद क्या आएगा बताओ? 28 को परचेस है या इशू है? कितना इशू है? 10,000। तो अब बताओ, फीफो मेथड से आपको 10,000 भेजना है, तो बोलो क्या आएगा ये? 4,000 at a rate of 15, that is 60,000, and 6,000 at a rate of 16.50, that is 99,000। तो बैलेंस कितना है? 2,000 at a rate of 16.50। आंसर 33,000। टफ है क्या बच्चों? तो आप मुझे बताओ, यहां तक 20 सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए क्या? एंड उसके बाद में अगर थोड़ा और बेटर करना है प्रेजेंटेशन, तो आपने इसका टोटल लिखना चाहिए, बराबर है? तो टोटल आप मुझे बताओ, परचेसेस में क्वांटिटी का टोटल कितना है? कितना? 18,000। अमाउंट का टोटल करो ना, 50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,32,000, आई थिंक 2,72,000 है। इशू में क्वांटिटी का टोटल 16 और 10 26,000, एंड अमाउंट का टोटल 180, 240, 339, 3,39,000, बराबर है क्या? एंड यहां लिखा आपने। आप बताइए, मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए स्टोरेज बना रहे थे ना हम लोग, तो तुम चाहो तो 31st को क्लोजिंग स्टॉक ऐसे लिख सकते हो, यस और नो? तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,000 एट अ रेट ऑफ 16.50, दैट इज 33,000। एंड एक चीज याद रखो आप, तुम यहां पे फीफो से किए, तुम लीफो से सॉल्व करो या वेटेड एवरेज से करो, किसी से भी करो, समझ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी 2,000 ही रहेगा,
नहीं समझा आपको? सिर्फ क्या चेंज होगा? वैल्यूएशन। क्या चेंज होगा? तो आप बताओ ये वैल्यूएशन का लेना देना स्टोर कीपर को है क्या? स्टोर कीपर को, स्टोर कीपर सिर्फ इतना बोलता है भाई 2000 यूनिट्स मेरे पास बचे, इसका वैल्यूएशन क्या है वो अकाउंटेंट को पूछो, बराबर है? यस और नो? ये फीफो से इश्यू होते हैं, मतलब आप ये मत समझो कि बराबर वो पहला लिया हुआ जो स्टॉक है वो बराबर फिजिकली बाजू में रखा जाता है, फिजिकली बाजू में रखा जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। अच्छा मेरे भाई ये बॉटल हमने बाई की, सुन रहे हो क्या? आप बताइए 10 रुपए में कभी मिलता है हमें, कभी 12 में मिलता है, कभी 8 में मिलता है, सुन रहे हो क्या? बट जब ये कौन बॉटल्स आते हैं हम एक जगह पे डंप कर देते हैं ना ये सब, यस और नो? तो जब बॉटल लिया जाता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या फीफो मेथड, पहले कौन सा आया था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ये जो भी कोई रिक्वायरमेंट है बॉटल की, वहां से स्टोर से बॉटल निकलता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू होता है। यस और बॉटल मतलब रॉ मटेरियल, समझा कि आपको? ये फिजिकली पूरा स्टॉक मिक्स रहता है, फिजिकली पूरा स्टॉक मिक्स रहता है। ये जो भी है ये सब कौन सा रिकॉर्ड है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड। स्टोर लेजर कौन सा रिकॉर्ड है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड। समझा क्या बच्चों? ये क्लोजिंग स्टॉक तक आए हम लोग। तो कौन से मेथड से हुआ ये कंप्लीट? कौन से मेथड से कंप्लीट हुआ? फीफो। ये जो भी कंप्लीट हुआ ये कौन से मेथड से था बच्चों? फीफो मेथड। ओके, अब यही अपने को बनाना है, समझो अभी कौन से मेथड से बताओ? लीफो से। ओके, लीफो से। तो स्टोर, समझो मैंने यहां पे लिख दिया स्टोर लेजर कार्ड बाय लीफो मेथड। कौन सा मेथड? लीफो मेथड। करना है क्या बच्चों? चलो स्टोर लेजर कार्ड बाय लीफो मेथड, जस्ट 1 मिनट। ओके, 14 तक सेम ही रहेगा ना? कर लूँ क्या कॉपी पेस्ट? फिर यहाँ पे मैं क्लास में तो कर ही सकता हूँ ना उतना, है कि नहीं? 14 तक क्यों सेम रहेगा बच्चों? आप कोई अंदाज दे सकते हो मुझे? देखो कोई इश्यू तो हुआ नहीं वहां तक, समझ है क्या आपको ये? तो देखो ये 14 तक तो मैंने, समझ रहा है ना, कॉपी पेस्ट कर दिया ये सेकंड। और कौन से मेथड से चल रहा है ये? लीफो मेथड। यहां तक समझा क्या बताओ सब लोग? लिखना वगैरह बाद में हो सकता है, यहां तक समझा के बताओ। वैसे ये नोट्स भी मैं दे दूंगा ना आपको यार, समझा के बताओ भाई। अब बताओ 14 के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? क्या 16 को इशू कितना हो रहा है? कितना? नहीं नहीं, टोटल कितना इशू हो रहा है? 16। तो 16,000 कैसे जाएगा? 6,000 एट अ रेट ऑफ 15, दैट इज 90,000। देन बोलो 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50, दैट इज 50,000। एंड 6,000 एट अ रेट ऑफ 10, इज इट 60,000? मतलब जो क्वांटिटी इशू होगी ना बच्चों वो लेटेस्ट रेट से होगी। कौन से रेट से होगी? लेटेस्ट। एंड जो स्टॉक में रहेगा वो पहला वाला पुराना वाला परचेस रहेगा। एंड अगर पुराना वाला परचेस कम रेट से रहेगा तो इट इज द बेस्ट मेथड और नॉट? मतलब पुराना वाला मेथड जो देखो यहां पे 10, 12.50, 15, कहीं ना कहीं अभी तक तो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। तो बताओ जो स्टॉक में रहेगा ना, यहां पे स्टॉक में कितना रहा बताओ बच्चों? बोलो 4,000 एट अ रेट ऑफ 10। तो स्टॉक वैल्यूएशन कंपैरेटिवली अभी तक तो कम रहा ना, तो लीफो इज प्रेफर्ड। मैंने बताया था आपको, याद है क्या? व्हेन देयर इज अ इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड, जब भी इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड होता है कौन सा मेथड प्रेफर होता है? लीफो। चलो 16 हो गया, उसके बाद 24 को परचेस। हाँ बोलो 24 को कितना परचेस है? कितना? 8,000 एट अ रेट ऑफ 16.50, इज इट 1,32,000? एंड चलो बैलेंस बताओ कितना है? 4,000 at a rate of 10, that is 40,000, and 8,000 at a rate of 16.50, is it 1,32,000? सही है मेरे भाई। तो ये हो गया 24th को परचेस। उसके बाद बताओ 28 को इशू है। 28 को बोलो इशू। कितना इशू हो रहा है भाई? 10,000 एट अ रेट ऑफ, टोटल इशू कितना है? 10,000 है क्या? तो 10,000 में से हाँ बोलो 4,000 एट क्या लीफो मेथड से। अच्छा मैं 4,000 लिखा तो चलेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं चलेगा? लीफो मेथड। अच्छा लिखना भी है तो 4,000 को फिर वो रेट वो दे दो बराबर, समझा या नहीं? तो आप बताओ हम बेटर रहेगा कि हम पहले 8,000 इशू कर दे, यस और नो, एट अ रेट ऑफ 16.50। तो इज इट 1,32,000? एंड टेल मी 2,000 एट अ रेट ऑफ 10, दैट इज 20,000। एंड बैलेंस क्या रहेगा बताओ? 2,000 एट अ रेट ऑफ 10, दैट इज 20,000। अब बताओ बच्चों यहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20,000 ही है ना, सॉरी 2,000 यूनिट्स ही है, बट उसका वैल्यूएशन तो चेंज हुआ। पहले वैल्यूएशन कितना था देखो 33,000, अब वैल्यूएशन कितना है? 20,000। सही है। टोटल आपने लेना एडवाइजेबल है, टोटल। एंड उसके बाद में क्या? क्लोजिंग स्टॉक। 31st को आप क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हो भाई, यस और नो? तो बोलो
यहाँ पे 31 को मैं क्लोजिंग स्टॉक पहले लिख रहा हूं यहाँ पे 2000 एट अ रेट ऑफ 10, दैट इज 20,000। एंड चलो बताओ ये टोटल भी बता दो मुझे आप, कितना है, कितना 18,000, 2,72,000, 26,000, 3,52,000 क्या? यस। तो ये कौन से मेथड से कंप्लीट हुआ बच्चों? लीफो मेथड से कंप्लीट हुआ। कौन से मेथड से कंप्लीट हुआ? लीफो मेथड। कौन सा? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कंप्लीट हुआ। कौन से मेथड से? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से अपन ने ये स्टोर लेजर कंप्लीट कर दिया बच्चों। कौन सा मेथड? लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। दिस वाज द स्टोर लेजर कार्ड बाय कौन सा मेथड? लीफो मेथड। स्टोर लेजर कार्ड बाय लीफो मेथड। I hope everyone has understood this. So this was receipt, बराबर ना बच्चों? Issue and balance. Receipt, issue and balance. ये सारे ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर दिए क्या बराबर फिर? Yes. अब कौन से मेथड से कंप्लीट करना है बताओ? वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द पीरियड, या वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट पहले करे? चलो वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट पहले कर लेते। वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट। ध्यान दे रहे हो सब लोग यहाँ पे? सब लोग ध्यान दे रहे हो मेरे भाई? अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ओपनिंग इतना ही रहेगा? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? 2 मिनट मुझे फॉर्मेट से बनाने दो वापस। ध्यान है सबका इधर? ओके चलो, स्टोर लेजर कार्ड बाय कौन से मेथड से हम बना रहे हैं? वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट। वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट। ठीक है बच्चों? आपने सॉल्व किया है क्या घर पे? तो ये डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस, फिर ये क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, देन क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है बच्चों? चलो बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना लिख दिया आपने? 10,000। 10,000 एट अ रेट ऑफ 10, बराबर है बच्चों? अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक के बाद में ये 7 को लिखा, बराबर है ना? उसके बाद में हाँ बोलो क्या आना चाहिए? परचेसेस। क्या डेट को है? 7 को। 7 को परचेसेस है, क्या रेट से? 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50, 50,000। तो अब बताओ बच्चों 10,000 थे, 4,000 आए, तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ? 14,000। फिर 1 लाख के गुड्स थे और 50,000 आ गए, तो 1,50,000 टोटल हुआ। तो ये जो 1,50,000 डिवाइड बाय 14,000 करके आएगा वो सिंपल एवरेज रहेगा या वेटेड एवरेज? ऑब्वियस, सिंपल कैसे यार? वेटेड एवरेज। अच्छा मुझे बताओ 1,50,000 इज एज गुड एज समेशन ऑफ WX डिवाइड बाय 14,000 इज समेशन ऑफ W। यस और नो? अरे सिंपल एवरेज होता तो फिर 10 10 प्लस 12.50 डिवाइड बाय 2 होता ना? यस और नो? 10 प्लस 12.50 डिवाइड बाय 2 होता। करेक्ट है। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 14,000 कितना आता है? ये 10.71। ये वेटेड एवरेज हुआ। मतलब सीधा सीधा अमाउंट में अमाउंट ऐड करो, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करो, एंड ये जो अमाउंट आता है दैट इज 10.71। समझता है कि आपको? दिस इज द वेटेड एवरेज। इसके बाद में अगर कुछ इशू हुआ तो ये रेट से होगा। एंड वेटेड एवरेज विल चेंज आफ्टर एवरी रिसीट, आफ्टर एवरी इशू नहीं, आफ्टर एवरी रिसीट, क्योंकि इसके बाद में जितने भी इशू है वो इशू तो 10.71 से ही होंगे, राइट? कब तक? नेक्स्ट परचेस तक। एंड नेक्स्ट परचेस होते ही वेटेड एवरेज चेंज होगा। हाँ चलो बोलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 14th को कितना? परचेस कितना? 6,000 एट अ रेट ऑफ 15, दैट इज 90,000। अब बताओ पहले तुम्हारे पास क्वांटिटी कितना है? 14,000। 6,000 ऐड होगा उसमें तो क्या होगा? 20,000। एंड बोलो 1,50,000 प्लस 90 इज इट 2,40,000? तो 2,40,000 डिवाइड बाय 20,000, टेल मी इज इट 12? तो ये 12 क्या है? वेटेड एवरेज। अब बताओ इशू क्या डेट को है? इशू क्या डेट को है? 16th को इशू, सही है? हाँ बोलो कितना क्वांटिटी इशू होने वाला है? 16,000 एट अ रेट ऑफ 12, इट इज 1,92,000। एंड बोलो कितना बचा है अभी? 4,000 एट अ रेट ऑफ 12, दैट इज 48,000। तो दिस इज वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट। 16 के बाद में क्या ट्रांजेक्शन है?
24 को परचेस है, इशू है, परचेस कितना परचेस है 8000 एट अ रेट ऑफ 16.50. तो टेल मी इज इट 1,32,000? एंड आप बताओ बच्चों, तुम्हारे पास 4,000 ऑलरेडी है प्लस 8,000 आए, कितना हुआ 12,000. 48,000 प्लस 1,30,000 1,80,000. तो कितना है वो एट अ रेट ऑफ 15 वेटेड एवरेज है क्या, है क्या नहीं? 15 सही है क्या बताओ आप मुझे, या गलत है? 12,000 इंटू 15 बराबर आता है ना वो 1,80,000 आता है कि नहीं? एंड आप बताओ क्या डेट को इशू है 28 को इशू. हाउ मच इशू, कितना एट अ रेट ऑफ 15, कितना आता है बोलो 1,50,000. एंड बैलेंस बताओ कितना है 2,000 एट अ रेट ऑफ 15. इज इट इक्वल टू 30,000? यस और नो? दिस इज 30,000 माय फ्रेंड्स. टफ था ये. तो ये होगा इशू. एंड इसके बाद में अभी टोटल कर दो, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, कहानी खत्म. टोटल कर दो, टोटल. हाँ बताओ कितना है टोटल, बोलो मेरे भाई. 18,000, 2,72,000, 26,000, 3,42,000 एंड 31st को यू प्लीज राइट डाउन द क्लोजिंग स्टॉक. कितना है क्लोजिंग स्टॉक बोलो 2,000 एट अ रेट ऑफ 15. इज इट 30,000? यस और नो? तो क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी अभी भी सेम है क्या बताओ बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी अभी भी सेम है क्या? सिर्फ क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? वैल्यू. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू चेंज हुआ, क्वांटिटी तो अभी भी 2,000 है. कौन से मेथड से सॉल्व हुआ एक बार वापस बताओ. ये फीफो था क्या? नहीं. ये कौन सा मेथड था? वेटेड एवरेज ब्रैकेट में आफ्टर एवरी रिसीट. वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट. वेटेड एवरेज चेंजेस आफ्टर एवरी रिसीट. एंड अब और एक बार अपने को सॉल्व करना है लास्ट. कौन से मेथड से बताओ? वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द पीरियड. कौन से मेथड से? तो ये थर्ड मेथड से सॉल्व हुआ क्या? अभी 1 2 3 कंप्लीट हुआ है क्या? एंड अभी लास्ट मेथड से अपने को कंप्लीट करना है. वो कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ. वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ. मंथ है ना यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द पीरियड उसका नाम है. वो पीरियड क्या भी क्वार्टर, मंथ, वीक, जिसके लिए भी आप स्टोर लेजर बना रहे. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द बोलो एंड ऑफ मंथ. अच्छा पहले सिर्फ ध्यान दोगे यहाँ पे बच्चों. अब मुझे बताओ, मैंने एज गुड एज वो जो स्टोर लेजर था वो कॉपी पेस्ट ही किया है, दिख रहा है क्या यहाँ पे? कौन सा कॉपी पेस्ट किया है? आफ्टर एवरी रिसीट वाला. आफ्टर एवरी रिसीट वाला कॉपी किया है ना मैंने, दिख रहा है क्या आपको ये? यस और नो? आफ्टर एवरी रिसीट वाला ऑलमोस्ट कॉपी किया है यहाँ पे, बराबर ना बच्चों? सिर्फ उसमें से मैं बैलेंस का कॉलम पूरा इरेज कर दिया क्या? बैलेंस का कॉलम एंड इशू का कॉलम भी मैं पूरा ही निकाल देता हूं. कौन सा कॉलम? इशू का कॉलम भी. अब ये कैसे बनाते हैं? यहां पे तो मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं बच्चों, समझ रहा है क्या? प्रेजेंटेशन वगैरह तो खुद मैनेज कर सकते हो आप, अभी इतनी उम्मीद कर सकते हैं ना यहाँ पे अभी. चलो बच्चों प्लीज ध्यान दो. आप मुझे बताओ बच्चों, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000 एट अ रेट ऑफ 10. इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको. उसके बाद में सारे परचेज भी रिकॉर्ड किए मैंने, यस और नो? बट इशू में कुछ रिकॉर्ड किया क्या बच्चों अभी तक? नहीं. इशू में सब एज इट इज ही है. सिर्फ क्वांटिटी चाहे तो लिख सकते हैं, बट मैंने इशू में कुछ लिखा क्या अभी तक? नहीं. तो क्या रेट से इशू होगा, सवाल ये है ना. तो सुनो ध्यान से, क्या रेट से इशू होता है वो दैट इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज. दैट इज कॉल्ड एज बोलो वेटेड एवरेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ. कैलकुलेटेड बोलो एट द एंड ऑफ द मंथ. ये वेटेड एवरेज मंथ के एंड में एक ही बार कैलकुलेट होगा, समझ रहा है क्या? एंड टिल दैट प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर कैन बी केप्ट पेंडिंग. वैसे भी स्टोर लेजर का डेली अपडेट होता है क्या? नहीं, पीरियोडिकली अपडेट होता है ना. तो ये वेटेड एवरेज जो होता है वो रहेगा बच्चों Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 अप टू Qn Rn डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, अप टू Qn. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? एंड यहां पे जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा ओपनिंग स्टॉक एंड ऑल द परचेसेस. क्या लिया जाएगा पहले समझो आप, बाद में कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं. ओपनिंग स्टॉक एंड ऑल परचेसेस. तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना था बताओ? 10,000. उसका रेट क्या था? चलो 10,000 इंटू
10। अच्छा, पर पहला जो परचेस हुआ उसका क्वांटिटी कितना था? 4000 एट अ रेट ऑफ 12.5। तीसरा जो परचेस हुआ उसका क्वांटिटी 6000, रेट 15। चौथा जो परचेस हुआ उसका क्वांटिटी इनटू 16.5। समझा क्या बच्चों? तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस सारे परचेसेस है क्या? बताओ मुझे। ओपनिंग स्टॉक प्लस सारे परचेसेस है क्या? एंड डिवाइडेड, मतलब ये दिस इज व्हाट इज द अमाउंट दैट वी हैव स्पेंड ऑन हाउ मच क्वांटिटी? बोलो। 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, इतने क्वांटिटी के लिए। यस और नो? तो बताओ न्यूमरेटर का आंसर क्या है? बताओ। 3,72,000 डिवाइडेड बाय 28,000, क्या आंसर आता है? बताओ। 13.29। आगे एग्जैक्ट इतना है 13.29। 2857 आता है, 29 कर दिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 13.29। फिर भी अपन एक काम करते 2857 लिख देता हूँ, चलेगा क्या? 13.2857 चेक करो आप। 3,72,000 डिवाइड बाय 28,000 करो आप, आराम से करो। 2857 सही है। तो ये 13.2857 इज द वेटेड एवरेज विच इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ। वेटेड एवरेज विच इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ। यहां तक समझ रहा है क्या आप? तो क्या आंसर आया? 13.2857। तो आप देखो बच्चों, इस महीने में जितने भी इशू है, जितने भी, क्या मैं बोला, इशू है, वो इसी प्राइस से होंगे, 13.2857। समझा क्या? दिस इज द ओनली कंसेप्ट। तो आप बताओ क्या डेट को इशू था, मुझे बताओ पहले। 16 को। कितना क्वांटिटी इशू था? 16,000 इंटू क्या होगा बोलो? 16,000 इंटू 13.2857। समझा क्या? उसके बाद में क्या इशू था बोलो? 28 को। कितना इशू था 28 को? बोलो। 10,000। वो भी क्या रेट से होगा बोलो? 13.2857। मतलब ऑल द इश्यूज ड्यूरिंग द मंथ विल बी प्राइज्ड एट 13.2857। समझा क्या? तो करो एक बार कैलसी पे। 13.2857 इंटू 16,000, बताओ मुझे क्या आता है? 2,12,571। 2,12,571। एंड मेरे ख्याल से ये आएगा 1,32,857। 1,32,857। यहां तक समझा है क्या बच्चों सबको? पक्का क्या? एंड चलो आप बताओ, एक बार पहले से स्टोर लेजर पूरा कंप्लीट करते हैं बच्चों। एक मिनट ध्यान दो। चलो 1 तारीख का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ क्या? बताओ। 7 तारीख को बोलो परचेस आया, तो 10,000 में 4,000 ऐड करो, कितना आता है? 14,000। एंड 1 लाख में 50,000 ऐड करो, कितना आता है? 1,50,000। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट हुआ। मेरे भाई, इस मेथड में वो जो बैलेंस का कॉलम है उसमें रेट में कुछ लिखा ही नहीं जाएगा। समझा है नहीं? क्यों नहीं रेट लिखा जाएगा? क्योंकि अपने को चाहिए क्यों रेट मेरे भाई? क्योंकि रेट तो अपने को फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं अपने। समझा है नहीं? वो जो रेट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ। समझ में आ रहा है क्या? तो जो बैलेंस का कॉलम है उसमें बैलेंस के अंदर रेट का कॉलम विल बी कंप्लीटली केप्ट ब्लैंक। समझा क्या? चलो 14,000 में 6,000 आ गए वापस, तो कितना हुआ है? 20,000। एंड 1,50,000 प्लस 90,000 इज इट 2,40,000। फिर 2,40,000 ले लो कैलसी पे। 2,40,000 माइनस 2,12,571 माइनस 2,12,571, बोलो कितना आता है? 27,429। 27,429 कहाँ लिखा मैंने? समझा क्या आपको? तो 27,429 प्लस 1,32,000, बताओ कितना आता है? 1,59,429। एंड स्टॉक है 12,000। क्यों स्टॉक 12,000 आया? 4,000 प्लस 8,000। सही है क्या? अब 12,000 में से 10,000 गए तो बचा कितना बोलो? 2,000। एंड 1,59,429 में से 132,857 डिडक्ट करो और बोलो कितना आता है? 26,572। तो 26,572 इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। यस और नो? तो ये 26,000। मुझे आप इशू के अंदर अमाउंट को टोटल कितना है बताओ? करो कैलसी पे। 2,12,571 प्लस 1,32,857, बोलो कितना है? 3 लाख। कर रहे हो क्या? 2,12,571 प्लस 1,32,857, 3,45,428। सही है बच्चों? ये आपको समझा क्या? बताओ। ये वेटेड एवरेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ। कंफर्टेबल हो इसमें आप? हाँ, तो अगर समझो उन्होंने पूछा होता कि वेटेड एवरेज फोर्टनाइटली कैलकुलेट होता है, वेटेड एवरेज
फोर्टनाइटली कैलकुलेट होता है। तो क्या किया जाएगा, समझा क्या, 15 तारीख तक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, वहां पे वेटेड एवरेज कैलकुलेट होगा, एंड वो जो रेट आएगा वो रेट 15 तारीख तक के सारे इशू उसी रेट से होंगे। परचेसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक भी रहेगा, ओपनिंग स्टॉक भी रहेगा ना, बैलेंस लिखा जाएगा, फिर वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, फिर 16 तारीख को ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर फोर्टनाइटली वो कैलकुलेट करते हैं तो 15, जैसे अपन इस ये महीना क्लोज कर दिया वैसे 15 तारीख तक क्लोज कर दो, तो 15 तारीख के नीचे जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर जो भी परचेसेस रहेंगे सारे परचेसेस, समझ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस सारे परचेसेस डिवाइड बाय क्वांटिटी करके आपको एक वेटेड एवरेज मिलेगा। वेटेड, एंड वो एक वेटेड एवरेज विल बी यूज्ड फॉर प्राइसिंग ऑल द इश्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड, फॉर प्राइसिंग ऑल द इश्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। सेम टू सेम वही का वही रेट अप्लाई होगा सबके लिए। समझ रहा है को आपको ये? यस और नो? तो ये मेथड है वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द पीरियड, वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या सबसे, बताओ? FIFO मेथड, LIFO मेथड, वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट एंड वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया था, ऑलरेडी किया था ना बच्चों? ओके, तो बिफोर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कुछ फॉर्मूले लिखे क्या बच्चों? कुछ फॉर्मूले सीखे क्या अपन? चलेगा क्या? अच्छा मुझे बता, आपको EOQ का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला EOQ का? √2AO अपॉन सी, √2AO अपॉन सी। समझ रहा है बच्चों ये? यस और नो? अच्छा, उसके साथ साथ में मैंने आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, उसके फॉर्मूले याद है? बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का क्या फॉर्मूला है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। एंड बताओ टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का क्या फॉर्मूला है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक, इनटू एवरेज स्टॉक। एंड एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। सही है बच्चों? चलो सब लोग अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आपको लॉजिक के साथ बताता हूँ बहुत अच्छे से, और उसके साथ में और भी कुछ फॉर्मूले अपन सीखेंगे, बट एक बार फॉर्मूला आता कैसे वो दिमाग रखो। ध्यान दे रहे हो सब लोग? ओके, सब लोग प्लीज ध्यान दो बच्चों। ओके, समझो यहाँ पे ऐसे कुछ बॉटल्स हम बाय करते, समझो, ध्यान दे रहे हो क्या? ये बॉटल्स हम बाय करते, एक दिन में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना भी कुछ हुआ तो भी 50 बॉटल कंज्यूम होते। कितने? एक्सपोर्ट में कितने बॉटल कंज्यूम होते हैं? 50 बॉटल कंज्यूम होते हैं। तो 50 ये क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। जब भी हम ये बॉटल का ऑर्डर प्लेस करते बच्चों तो हमें 4 से 6 दिन का टाइम लगता है बॉटल आने तक, 4 से 6। तो ये 4 से 6 दिन, इसको क्या बोलते हैं? लीड टाइम। इसको क्या बोलते हैं? लीड टाइम, या इसका दूसरा नाम है रीऑर्डर टाइम। क्या नाम है इसका? रीऑर्डर टाइम। या इसका तीसरा नाम है रिप्लेनिशमेंट टाइम। इसको क्या बोला जाता है? रिप्लेनिशमेंट टाइम। समझता है क्या आपको ये? तो आप मुझे बताओ हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? बोलो 50 बॉटल्स। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? बोलो 50 बॉटल्स। एंड मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? बोलो 6 डेज। मिनिमम लीड टाइम कितना है? 4 डेज। एवरेज लीड टाइम कितना है? वैसे कंजम्पशन में भी ऐसा रह सकता है बच्चों, 30 to 50 बॉटल्स कंजम्पशन है, तो मिनिमम कंजम्पशन कितना? 30, एवरेज 40, मैक्सिमम 50। समझता है आपको ये? समझो मैंने एक दिन अपने ऑफिस बॉय को बुलाया और बोला कि भाई एक पानी का बॉटल दे, एक पानी का बॉटल दे, क्लास में यहाँ पे मुझे प्यास लग सकती है, पानी का बॉटल दे। वो बोल रहा है बॉटल तो खत्म, बॉटल तो खत्म। ऐसी सिचुएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसी को स्टॉक आउट बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक आउट। तो स्टॉक, जैसे सेम कंपनी में क्या होगा, वर्कर बोल रहा है चल भाई ये मैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे काम कर रहा हूं, चल रॉ मटेरियल दे फटाक से, उधर बोल रहे रॉ मटेरियल खत्म। और ऐसे 1000 वर्कर से, अब बताओ 1000 वर्कर काम करने के लिए तैयार है, मशीन चालू है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चालू है, रॉ मटेरियल तुम्हें इंसर्ट करना है, सब रॉ मटेरियल खत्म है। अब बताओ स्टॉक आउट हुआ ना मेरे भाई? ऐसी सिचुएशन अवॉइड करना चाहिए या होने देना चाहिए? अवॉइड। एंड ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए वी शुड सेट रीऑर्डर लेवल फॉर एवरी रॉ मटेरियल, रीऑर्डर लेवल फॉर एवरी रॉ मटेरियल। तो अब मुझे बताओ मैक्सिमम कितने बॉटल कंज्यूम होते हैं एक्सपर्ट में पर डे? 50। एंड मैक्सिमम कितना टाइम लगता है ऑर्डर देने के बाद? कितना बोलो? 6 डेज, मैक्सिमम 6 डेज। तो आप बताओ 50 बॉटल 6 दिन, मतलब 300 बॉटल कंज्यूम होता है कितने दिन में? 6 दिन में। तो अब मुझे बताओ जब 300 बॉटल बचेंगे तब हमने नया ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, करना चाहिए। 300 बॉटल जब बचेंगे तब नया ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। नहीं समझा आपको? तो क्या होगा? नया 300 बॉटल बचे कि हमने क्या करना चाहिए भाई? नया ऑर्डर देना चाहिए हमने। तो इससे क्या होगा बताओ? वो जो 6 दिन है
रोज 50 बॉटल भी कंज्यूम हुए तो तुम्हारे पास है ना, एंड 6 दिन में नया तो स्टॉक आ ही जाएगा। यस और नो? तो बताइए 300 बॉटल क्या था, 300 बॉटल्स क्या है? इट्स अ रीऑर्डर लेवल। इट इज अ, मतलब 300 बॉटल बचते ही हम नया ऑर्डर प्लेस करते। मतलब वहां जहां भी स्टोर कीपर क्वांटिटी मेंशन कर रहा है ना, समझो किसी ने बॉटल निकाला और उधर वो लिख रहा है स्टॉक 300 बॉटल, स्टॉक 300 बॉटल आते ही उसके सिग्नल लगेंगे। क्या बोलेगा? अरे यार 300 बॉटल ही बचे है या नहीं? वो क्या करेगा बोलो? नया ऑर्डर प्लेस करेगा। परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई चलो तुरंत ऑर्डर प्लेस करो। यस और नो? इनफैक्ट परचेज डिपार्टमेंट ये सब मॉनिटर करता है ना मेरे भाई। तो बताओ 300 बॉटल ये कौन सा लेवल है, आप मुझे बताओ। रीऑर्डर लेवल। अच्छा सुनो, तो 300 बॉटल पे स्टॉक आते ही हम लोग परचेज डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, या परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? नया ऑर्डर प्लेस करता है। तो नया ऑर्डर क्या क्वांटिटी का प्लेस करता है? वो होता है आरओक्यू। क्या होता है वो? आरओक्यू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी विच कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू, या कभी कभी एडॉक मेथड से भी करते हो। यस और नो? बट उसको क्या बोलते हैं हम? आरओक्यू। मतलब जितना ऑर्डर में क्वांटिटी हम ऐड कर, मतलब एक ऑर्डर में हम कितना क्वांटिटी परचेस करते हैं वो क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? आरओक्यू। बट क्या टाइम पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आरओएल। क्या बोलते हैं? आरओएल। मतलब कौन सा? रीऑर्डर लेवल। तो चलो बोलो बच्चों, रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है? हाँ बोलो, रीऑर्डर लेवल का बोलो। मैक्सिमम यूसेज रेट। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू, हाँ बोलो, मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इज अ फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल। एंड इसमें मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं दिस इज विदाउट सेफ्टी स्टॉक। क्या है ये बोलो? मतलब हमने कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा। समझा या नहीं? बट यही अगर आपको आरओएल फाइंड करना है विथ सेफ्टी स्टॉक। क्या फाइंड करना है बच्चों बोलो? विथ सेफ्टी स्टॉक। तो अब तुम चाहो तो वैसे ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। बट अभी आईसीआई ने कुछ कुछ जगह पे फॉर्मूला आरओएल विथ सेफ्टी स्टॉक के लिए ये यूज किया है, एवरेज यूसेज रेट। क्या फॉर्मूला यूज किया है? एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। और उन्होंने उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कुछ कुछ जगह पे? उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम सेफ्टी स्टॉक तुम्हारे पास है ही तो तुम ये सोच के नहीं चलो कि रोज के रोज हाईएस्ट कंजम्पशन होगा। समझा या नहीं? क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास क्या है? सेफ्टी स्टॉक है। यस और नो? मतलब रोज 50 कंज्यूम होता नहीं है वैसे भी, क्योंकि वो मैक्सिमम है। बराबर है कि नहीं? तो इतना डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास कौन सा स्टॉक है? सेफ्टी स्टॉक है। इसलिए क्या फॉर्मूला है आरओएल विथ सेफ्टी स्टॉक? बोलो, एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। बट अगर बाई चांस एग्जाम में समझो एवरेज दिया ही नहीं रहेगा, मैक्सिमम ही रहेगा, तो यू विल टेक मैक्सिमम ओनली। समझता है क्या? इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है, वो बोलते हैं लीड टाइम इज 8 डेज, लीड टाइम इज, तो फिर मिनिमम भी 8 डेज, मैक्सिमम भी 8 डेज और एवरेज भी 8 डेज। बट अगर उन्होंने बोला कि भाई लीड टाइम इज 8 to 10 डेज, तो फिर मिनिमम 8, एवरेज 9, मैक्सिमम 10। बट अगर उन्होंने एक ही नंबर दिया तो फिर वही मिनिमम रहता है, वही एवरेज रहता है, वही मैक्सिमम रहता है। समझता है क्या? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आरओएल। अब बताओ, वैसे ही आरओएल के साथ साथ में अपने पास एक मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है। बोलो, मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है? मतलब कोई भी रॉ मटेरियल कौन से लेवल तक हाईएस्ट पहुंच सकता है? मैक्सिमम लेवल। हाँ बोलो, क्या फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम लेवल का? आरओएल माइनस, आरओएल से पहले तो नीचे जाएगा स्टॉक, क्या रहेगा बोलो? मिनिमम यूसेज रेट। क्या बोलो? यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। मतलब लीड टाइम में कंजम्पशन हो रहा है ये, एंड लीड टाइम में जितना कम कंजम्पशन होगा उतना ही आरओक्यू फिल करते ही वो लेवल सबसे ऊपर आएगा। नहीं समझा आपको? लीड टाइम में कम कंजम्पशन होगा तो आरओक्यू फिल करते ही वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे आएगा कि नहीं? तो प्लस आरओक्यू, मतलब जो नया ऑर्डर आया हुआ है वो क्वांटिटी रिफिल करते ही स्टॉक हाईएस्ट लेवल पे चला गया। यस और नो? तो ये है मैक्सिमम लेवल। एंड उसके बाद में है फॉर्मूला ऑफ मिनिमम लेवल। किसका फॉर्मूला है? तो क्या फॉर्मूला है मिनिमम लेवल का? बोलो, आरओएल माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। तो ऑब्वियसली आरओएल से नीचे ही रहेगा ये मिनिमम लेवल। एंड यहां पे प्लस कुछ नहीं होता है बच्चों, मिनिमम लेवल एंड आरओएल विथ, हाँ सेफ्टी। ऐसा हो सकता है कभी कि
जो मिनिमम स्टॉक लेवल जो है तुम्हारा मिनिमम स्टॉक लेवल, तो कंपनी कैन डिसाइड कि जितना मिनिमम स्टॉक लेवल है उतना सेफ्टी स्टॉक हम हमेशा रखेंगे। बट सेफ्टी स्टॉक क्या रहना चाहिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, ये तो हर कंपनी डिसाइड करेगी ना सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए ये तो कंपनी का अपना अपना डिसीजन है। हाँ, बट कंपनीज में थिंक कि जितना मिनिमम स्टॉक लेवल है उतना तो अपन सेफ्टी स्टॉक रखेंगे ही, बट कोई जरूरी नहीं है। कभी रॉ मटेरियल कभी कभी इतना महंगा रहता है, समझ आया कि आपको, एक्सट्रीमली महंगा रहता है, तो उसमें तुम्हारा पैसा भी बहुत ज्यादा ब्लॉक हो रहा है ना, तो कंपनी में डिसाइड कि नहीं भाई इसमें अपन सेफ्टी स्टॉक रखेंगे ही नहीं। हो सकता है कि नहीं सेफ्टी स्टॉक अपन, अरे तुम स्पेयर में पेन रखते रहोगे तुम्हारे पास, आप मुझे बताओ आप स्पेयर में बाइक रखे क्या? समझा क्या? आपके आई एम श्योर आपके बैग में 3-4 पेन रहेंगे अभी। क्यों क्यों 4 पेन रखे जबकि एक पेन में काम तुम्हारा होता है? अब सोचिए ठीक है ना यार, 5 रुपए का पेन नहीं है 4 रख लेते, करेक्ट और नॉट? बट आप मुझे बताओ आपके पास समझो वॉच है, आप रखिए 4 वॉच, बोलेगे यार ये खराब हो सकता है कि नहीं, मुझे बताओ, एक आध दिन सेल नहीं चल रहा है उसका, खराब हो सकता है, तो आप क्या सोचते हो? ठीक है भाई नहीं चला तो नहीं चला, दूसरे दिन देखेंगे। यस और नो? तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, उसको कैरी करने का कॉस्ट क्या है, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, समझ रहा है क्या? तो जनरली कंपनी फॉलोज द पॉलिसी कि जो भी तुम्हारा भाई मिनिमम स्टॉक लेवल है उतना तो अपन सेफ्टी स्टॉक कैरी करेंगे, बट अल्टीमेटली ये सब मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं बच्चों, इसमें कोई रूल नहीं हो सकता कि इतना ही होगा। अल्टीमेटली एवरी कंपनीज मैनेजमेंट विल डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। ओके चलो, मिनिमम लेवल, एंड आपको याद रहेगा इफ यू आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, उसमें तो मिनिमम स्टॉक लेवल 0 होता है। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? 0। व्हेन यू आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ EOQ, उसमें assumption है कि मिनिमम स्टॉक लेवल इज 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, तो ये हुआ मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, एंड उसके बाद में फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल। किसका फॉर्मूला? एंड शायद आपको याद रहेगा कि एवरेज स्टॉक लेवल के 2 फॉर्मूले हैं, एंड 2 फॉर्मूला से आंसर सेम आना जरूरी है या अलग अलग आ सकता है? अलग अलग भी आ सकता है। तो वो 2 फॉर्मूले है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है। और क्या फॉर्मूला है उसका बताओ? मिनिमम लेवल, क्या बोलो? मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। वेरी गुड, हाफ ऑफ ROQ। ROQ मतलब क्या? रीऑर्डर क्वांटिटी, which can be economic order quantity, which may not be economic order quantity। अगर तुम एडॉक मेथड से ऑर्डर साइज डिसाइड कर लिए तो जरूरी नहीं कि तुम EOQ फॉलो कर रहे हो। समझो तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 2000 टन, बट तुम एट ए टाइम 5000 टन ऑर्डर करने का डिसाइड हुआ है बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, तो तुम्हारा ROQ 5000 रहेगा। ROQ क्या रहेगा? जो भी तुम्हारा ऑर्डर साइज है वो ROQ, भले तुम EOQ फॉलो करो या मत करो। EOQ फॉलो कर रहे हो तो ROQ इटसेल्फ इज EOQ, नहीं कर रहे हो तो जो भी तुम्हारा ऑर्डर साइज है वो ROQ। समझा क्या आपको? ये एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है। एंड लास्ट डेंजर लेवल का फॉर्मूला, याद है क्या आपको? क्या फॉर्मूला डेंजर लेवल का? डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन रेट। क्या बोलो? एवरेज कंजम्पशन। अबे एवरेज की जगह कभी कभी मैक्सिमम भी ले लेते हो, अल्टीमेटली ये कंपनी खुद डिसाइड करता है ना यार। एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, इनटू बोलो इमरजेंसी डिलीवरी टाइम। एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम इज द डेंजर लेवल, इज द बोलो डेंजर लेवल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ समझ में आया बच्चों? तो ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे क्या, बताओ? एक बार पढ़ लो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं बच्चों। ये सब फॉर्मूले दिमाग में फिट चाहिए अभी के अभी। री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, री ऑर्डर लेवल विदाउट विद सेफ्टी स्टॉक क्या रहेगा? एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज अवेलेबल नहीं रहेगा तो मैक्सिमम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस सेफ्टी स्टॉक। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ROL माइनस मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ। देखो इसमें प्लस ROQ है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है? ROL माइनस एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला है? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, और मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। एंड डेंजर लेवल का फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम। ठीक है बच्चों? ओके चलो, अगर ये फॉर्मूले आपको समझे हैं तो इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, एंड दिस क्वेश्चन कवर्स ऑल द फॉर्मूले। चलेगा बच्चों? चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो आराम से, फिर अपन साथ में सॉल्व करेंगे सब लोग। क्वेश्चन आपको अभी आपको सॉल्व करना है, ये एंगल से पढ़ना है तुम्हें, मैं सॉल्व करूंगा ये मत रखो दिमाग में।
अ कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल्स, कौन से ए बी एंड सी। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, गड़बड़ नहीं है बच्चों कुछ भी। फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच फॉलोइंग डेटा इज अप्लीकेबल। तो 3 रॉ मटेरियल ए बी सी। यूसेज दिया हुआ है, यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट पर डे। यूसेज यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, समझ है कि आपको ये कितना यूज होता है, 10 किलोग्राम्स। यूसेज पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, यूसेज पर यूनिट मतलब एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होता है, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होता है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब आरओक्यू दिया है। अब उन्होंने ईओक्यू का फॉर्मूला यूज किया है नहीं कि आपने को उससे कोई लेना देना है क्या, नहीं भाई। जब भी हम रॉ मटेरियल अप्लाई परचेस करते हम 10,000 किलोग्राम बाय करते, रॉ मटेरियल बी 5,000, रॉ मटेरियल सी 10,000। उसके बाद में प्राइस पर किलोग्राम दिया हुआ है आपको। उसके बाद रीऑर्डर पीरियड मतलब लीड टाइम दिया हुआ है, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम दिया हुआ है, हर रॉ मटेरियल के लिए दिया है कि आपको। वीकली प्रोडक्शन वैरीज फ्रॉम 175 टू 225। तो मिनिमम प्रोडक्शन कितना है 175, मैक्सिमम कितना 225, एवरेज 200। ये रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है या प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है। मिनिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, क्लियरली लिखा है। वीकली प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का होता है एंड फिनिश वो प्रोड्यूस करने के लिए अपने को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। एवरेजिंग 200 उन्होंने बोला है। कैलकुलेट ऑल लेवल्स फॉर रॉ मटेरियल एबीसी। ऑल मतलब क्या क्या फाइंड कर पाएंगे हम लोग, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल। डेंजर लेवल फाइंड कर पाएंगे क्या, नहीं। क्यों, इमरजेंसी डिलीवरी टाइम दिया नहीं है। चलो बताओ कैसे सॉल्व करना है, क्या वर्किंग नोट बनाना है, तुम सोच के बताओ। यस, 3 रॉ मटेरियल से बच्चों यहाँ पे, रॉ मटेरियल ए बी एंड सी। तो अपने को उसका मिनिमम यूसेज रेट, मैक्सिमम यूसेज रेट पता है क्या, हर एक रॉ मटेरियल का यूसेज रेट पता है क्या, नहीं है। तो पहले वो पता करना पड़ेगा, यस और नो। तो चलो पहले पहला वर्किंग बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ यूसेज रेट्स। कैलकुलेशन ऑफ क्या बोलो, यूसेज रेट्स। चलेगा क्या, यूसेज रेट्स किसके लिए फाइंड करना है अपने को बोलो। ओके, एक काम करते हैं, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स कौन से रॉ मटेरियल्स है, ए बी एंड सी। ऐसे लिखो चलेगा क्या, रॉ मटेरियल ए बी एंड सी। एंड ये सारे रॉ मटेरियल्स के लिए अपने को क्या क्या फाइंड करना है मुझे बताओ। कौन सा यूसेज रेट, मिनिमम यूसेज रेट, एवरेज यूसेज रेट एंड मैक्सिमम यूसेज रेट। चलेगा क्या बच्चों, ये कैलकुलेट करना है ना अपने को। तो चलो मैं 3 कॉलम बना रहा हूं सामने एंड वो रहेगा मिनिमम यूसेज रेट पर वीक, ऐसा ही रहेगा ना बच्चों, मिनिमम यूसेज रेट पर वीक। उसके बाद में सेकंड कॉलम क्या रहेगा, एवरेज यूसेज रेट पर वीक एंड मैक्सिमम यूसेज रेट पर वीक। सही है मेरे भाई, हाँ चलो बोलो मुझे बताओ, एक प्रोडक्शन कितना होता है मिनिमम बोलो 175, एंड मुझे बताओ एक यूनिट के लिए एक का कितना कंजम्पशन होता है बोलो 10 किलोग्राम्स। तो टेल मी इज इट 1750 किलोग्राम्स, समझा क्या, बताओ बच्चों। अच्छा मुझे बताओ मिनिमम प्रोडक्शन कितना होता है एक वीक में 175 यूनिट्स, एंड एक यूनिट को कितना किलो चाहिए, ए का 10 किलो। वैसे ही बी का कितना होगा बताओ, 175 इंटू 4 दैट इज 700 किलोग्राम्स। एंड सी का बताओ 175 इंटू 6 कितना होता है ये 1050 किलोग्राम्स। अब वैसे ही एवरेज पता चल जाएगा क्या आपको, कैसे बताओ, 200 इंटू 10, वेरी गुड, 200 इंटू 10 कितना आता है ये 2000 किलोग्राम्स। एंड उसी का रॉ मटेरियल ए का मैक्सिमम भी बताओ कितना आएगा, 225 इंटू 10, तो इज इट 2250। एंड आप चेक करो बच्चों,
सिर्फ अगर आप ए के लिए देखेंगे तो कितना है मिनिमम यूसेज रेट पर 175, एवरेज 2000, मैक्सिमम 2250। सही है। वैसे ही बी के लिए बोलो 200 इंटू 4 ना 800 kilograms and 225 into 4, so is it 900? तो 700 मिनिमम था, 800 एवरेज एंड 900 मैक्सिमम बी के लिए। सही है। एंड सी के लिए हाँ बोलो 200 इंटू 6 kilograms, टेल मी इज इट 1200 kilograms? एंड नेक्स्ट 225 इंटू 6, आंसर इज 1350 kilograms, 1350 kilograms। सही है बच्चों। चलो बताओ, यूसेज रेट अपने को पता चल गए। अब बताओ फॉर्मूला यूज करके आंसर ही लाना है बस अपने को। क्या क्या फाइंड करना है उन्होंने बताओ। ऑल इन्वेंट्री लेवल्स फॉर रॉ मटेरियल एबीसी, कैसे सॉल्व करना है बताओ अपन। एक ही टेबल में कर लेते ना सब, फिर बेटर रहेगा। ऐसे लिख लेते कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स। लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स। चलेगा क्या बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स, ऑब्वियसली फॉर रॉ मटेरियल ए बी एंड सी। तो अपन ऐसे करते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं पहला कॉलम बनाता हूँ इन्वेंट्री लेवल, मतलब यहाँ पे रीऑर्डर लेवल वगैरह लिखेंगे अपन जो भी है। चलेगा क्या? एंड सामने 3 कॉलम बनाता हूँ मैं, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी। चलेगा क्या? तो हर एक रॉ मटेरियल के लिए हर एक लेवल अपन पता कर लेंगे। चलेगा बच्चों? चलो तो उसके सामने मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी एंड रॉ मटेरियल सी। तो फॉर 3 inventory level for 3 raw materials, we'll find out various inventory levels. We'll find out various inventory levels. सही है भाई? कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स। चलो बोलो पहले कौन सा फाइंड करेंगे? ROL। चलो एक काम करो, ROL का फॉर्मूला बताओ। मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। चलो बोलो ए का, बी का एंड सी का मैक्सिमम यूसेज रेट कितना है बताओ। मैक्सिमम यूसेज रेट बोलो। ए का कितना है 2250, बी का 900, सी का 1350। मैंने कहाँ लिखा है देखो, ये सही लिखा है क्या? इधर नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। एंड चलो ए का लीड टाइम बताओ मैक्सिमम, ए का मैक्सिमम लीड टाइम बताओ 3, देन 5। बी का कितना है मैक्सिमम लीड टाइम 5 एंड सी का 4। अरे मैक्सिमम वो तो दिया है ना डेटा में अपने को, क्वेश्चन में दिया है कि नहीं डेटा ये? चलो बोलो क्या आंसर आता है? 6750 किलोग्राम्स। सही है क्या? देन 4500 किलोग्राम्स एंड 5400 किलोग्राम्स। ये वो ROL, तीनों रॉ मटेरियल के लिए ROL फाइंड किया क्या? फिर हमने किया क्या? चलो ROL के बाद में अपन फाइंड करेंगे अभी मिनिमम लेवल। ठीक है, कोई भी पहले फाइंड करते, अपन मिनिमम करेंगे पहले फाइंड। चलेगा क्या? बोलो मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है? ROL माइनस एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम, इंटू एवरेज लीड टाइम। सही है क्या मेरे भाई? हम चलो बोलो फटाफट बताओ। इज इट 6750 माइनस, बोलो मुझे बताओ ए का एवरेज यूसेज रेट कितना है? ए का एवरेज 2000 इंटू एवरेज लीड टाइम कितना है 2। तो टेल मी वेदर आंसर इज 2750 किलोग्राम्स। सही है। हाँ चलो बी का ROL कितना है 4500 माइनस
बोलो बी का एवरेज यूसेज रेट बताओ, बी का एवरेज 800 इंटू एवरेज लीड टाइम 4, बी का 4 है ना पक्का बच्चों, टेल मी इज इट 1300, चलो नेक्स्ट 5400 माइनस, बोलो सी का एवरेज यूसेज रेट, सी का एवरेज इज 1200 इंटू एवरेज लीड टाइम 3, तो वे द आंसर इज 1800। सही है क्या भाई? ये हुआ मिनिमम लेवल। अब बताओ मैक्सिमम लेवल भी पता चल जाएगा क्या अपने को? बोलो मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, ROL माइनस मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम, एंड ये जो भी आएगा उसमें ROQ ऐड करना पड़ेगा। ऐसा करने से मैक्सिमम लेवल मिल जाएगा अपने को। चलो बोलो ROL कितना है? 6750 माइनस मिनिमम यूसेज रेट कितना है? ए का मिनिमम, ए का मिनिमम 1750, ए का मिनिमम लीड टाइम 1 प्लस ए का ROQ 10,000। सही है क्या? तो आई थिंक इट इज 15,000 किलोग्राम्स। नेक्स्ट बी का ROL कितना है? 4500 माइनस मिनिमम यूसेज रेट कितना है? 700, मिनिमम लीड टाइम कितना है? 3 प्लस ROQ 5000, इज इट 7400? 7400 सही है क्या? नेक्स्ट बोलो ROL इज इट 5400 माइनस मिनिमम लीड टाइम बताओ सी का इंटू मिनिमम लीड टाइम 2 प्लस 10,000। सही है बच्चों? बोलो आंसर। फाइनल आंसर 14,300 है क्या? सॉरी 13,300 किलोग्राम्स। कैलकुलेशन सही है क्या? ये 5400 माइनस 2100 करो प्लस 10,000 इज इट 13,300। ये मैक्सिमम लेवल आया क्या? एंड अब सिर्फ एक ही लेवल फाइंड करना बाकी है, कौन सा बताओ? एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल दो फॉर्मूले, अपन दोनों फॉर्मूला यूज करके आंसर लाएंगे। चलो मैं यहाँ पे एवरेज लेवल में दो आंसर लिखूंगा, चलेगा क्या बच्चों? चलेगा क्या? तो चलो पहला आंसर बताओ क्या है? फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 फर्स्ट फॉर्मूला से, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला से, चलेगा क्या बच्चों? हाँ चलो पहला क्या रहेगा? तो बहुत सिंपल है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करो कैलसी पे। 15,000 प्लस 2750 डिवाइड बाय 2, 8875 किलोग्राम्स। बी का 1300 प्लस 7400 डिवाइड बाय 2, 4350 किलोग्राम्स। नेक्स्ट 1800 प्लस 13300 डिवाइड बाय 2, 7550 किलोग्राम्स। सही है क्या भाई? दूसरा फॉर्मूला भी पता है आपको, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। तो मिनिमम लेवल है यहाँ पे 2750, बराबर ना बच्चों? प्लस ROQ कितना था? 10,000, तो 10,000 का हाफ कितना? 5,000 प्लस 2750, टेल मी इज इट 7750? नेक्स्ट मिनिमम लेवल कितना है यहाँ पे? 1300 प्लस ROQ 5,000 था, तो 5,000 डिवाइड बाय 2 2500 प्लस 1300 इज इट 3,800 किलोग्राम्स। सही है क्या? एंड नेक्स्ट मिनिमम कितना है? 1800 प्लस ROQ 10,000 था, तो 5,000 प्लस 1800 इज इट 6,800। मिनिमम प्लस हाफ ऑफ ROQ, मतलब ऐसे मत करो मिनिमम प्लस ROQ होल डिवाइड बाय 2 नहीं है, वो ROQ डिवाइड बाय 2 है, समझ रहे हैं? मिनिमम प्लस हाफ ऑफ ROQ, मिनिमम प्लस हाफ ऑफ ROQ। याद है क्या बच्चों ये सब? ये समझा क्या बताओ? अब थोड़ा एग्जाम में थोड़ा अपना और अच्छा टेबल बनाते, थोड़ा डिटेल लिखते, समझता है क्या आपको ये फॉर्मूले वगैरह? बट अल्टीमेटली आंसर यही रहता है, समझता है क्या? कोई भी अगर दोनों फॉर्मूला यूज करो, दोनों दोनों से आंसर लिखो, उनको जो चाहिए वो ले लेंगे। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे आपको लगता होगा कि सर एवरेज का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं है? क्योंकि एवरेज स्टॉक लेवल तुम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते रियल लाइफ में। अच्छा मुझे बताओ ऑन एन एवरेज तुम्हारी गाड़ी में कितना पेट्रोल रहता है? ये आंसर है कि तुम्हारे पास? क्यों नहीं है? अब तुम एट ए टाइम समझो 50 लीटर भरते हो, 50 से 10 तक आता है, फिर वापस, समझता है क्या? तो ऑन एन एवरेज कितना पेट्रोल है
पता कर चल ही नहीं सकता ना यार, समझता है क्या है, वो भी कंजम्पशन भी है, वो सब ऐसे यूनिफॉर्म नहीं होता ना, करेक्ट है। कभी आप दोपहर में जा रहे हो, कभी शाम को कहीं जा रहे हो, तो कंजम्पशन भी वैसा ही रहता है ना। कंपनी भी तो दो तीन शिफ्ट में चलती रहती है, रॉ मतलब अलग अलग टाइम पे यूज होता है। अच्छा मुझे चलो वो चलो पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है, ऑन एन एवरेज तुम्हारी जेब में कितने पैसे रहते हैं, इसका आंसर है क्या तुम्हारे पास? आपके पास मिनिमम का और मैक्सिमम का आंसर रहेगा। आप बोल सकते हैं सर मैक्सिमम मेरे पास 20,000 रुपए रहते, नीचे में सर 1,000 रुपए के नीचे में जनरली जाने नहीं देता, मतलब मिनिमम 1,000 है या नहीं, बट ऑन एन एवरेज कितना पैसा रहता है, इसका कोई आंसर एग्जैक्ट आंसर हो नहीं सकता, एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, समझ रहा है कि आपको ये, इसलिए एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रही है मिनिमम, इसलिए उन्होंने पहले फॉर्मूले तो बहुत सिंपल लॉजिक यूज किया, हाँ भाई मिनिमम है मैक्सिमम है दोनों का मिड पॉइंट ले ले, इसलिए मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। बट दूसरे ने क्या सोचा, सुन रहे हो क्या, दूसरे ने क्या सोचा वो बताता हूं, सुन रहे हो क्या, समझो तुम्हारा ये जीरो स्टॉक लेवल है, सुनो तो एक बच्चों, ये जीरो स्टॉक लेवल है, समझो ये मिनिमम है, मतलब इतना तो हमेशा तुम्हारे पास रहता है, ये लेवल हमेशा रहता है। यहां पे आते ही नया ऑर्डर प्लेस होता है, नया ऑर्डर प्लेस होते ही क्वांटिटी यहां तक आता है, फिर वापस धीरे 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 कंजम्पशन होते होते यहां तक आता है, फिर वापस ऊपर, फिर धीरे 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 यहां तक पहुंचता है, फिर वापस ऊपर, इसके धीरे धीरे, तो क्या सोचा कि भाई ये जो ऊपर जाता है इसका हाफ, एंड ये तो हमेशा ही रहता है, इसलिए मिनिमम प्लस आर ओ क्यू का हाफ इज ऑन एन एवरेज दैट यू आर कैरिंग, मतलब हमेशा तुम्हारे पास राइट इतना स्टॉक तो है ही, इसलिए सेकंड फॉर्मूला है मिनिमम प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू, मिनिमम प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू, या सिंपल लॉजिक मिनिमम एंड मैक्सिमम का मिड पॉइंट, ऑब्वियसली ये दोनों से आंसर अलग अलग आ सकता है, समझ रहे हैं आपको बच्चों, तो ये सब फॉर्मूले समझा है क्या बताओ, यस। फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट को पसंद है बहुत, समझा क्या आपको ये? चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 ईओक्यू पे ही एक टिपिकल क्वेश्चन है, हम करेंगे सॉल्व बच्चों, प्लीज पढ़ लेना। अब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये 6 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए, ये एंगल से सॉल्व करना है, समझ है? चलो करो। IP Limited manufactures a special product and also follows the policy of EOQ. Also follows the policy of EOQ. सही है बच्चों? For one of its components. Details are as follows. Purchase price of the component. कितना है purchase price of the component? 200. Cost of placing an order rupees 100. Annual carrying cost per unit 10% of purchase price. Total cost of carrying and ordering per annum 4,000. ठीक है. Company has been offered a discount of how much? बोलो 2% on the price of the component provided that the lot size is बोलो 2,000 components at a time. You are required to calculate. पहला क्वेश्चन क्या है? EOQ. दूसरा advise whether the quantity offer can be accepted or not. Assume that inventory carrying cost does not vary according to discount policy. And तीसरा, would your advice differ if company is offered a 5% discount for a single order? Assume that the inventory carrying cost does not vary as per the discount policy. आप क्वेश्चन पढ़ो आराम से, फिर बात करते हैं। हो गए? बोलो पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट करो, EOQ। डोंट वेट फॉर मी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? तो चलो कैलकुलेशन ऑफ EOQ, आराम से पूरा कंसेप्ट समझ के करते बच्चों, चलेगा? कैलकुलेशन ऑफ EOQ, ठीक है? हाँ चलो बोलो।
ईओक्यू का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट 2AO अपॉन सी। अच्छा, आपको ए पता है क्या? एनुअल रिक्वायरमेंट पता नहीं? 2000 कंपोनेंट्स क्या एनुअल रिक्वायरमेंट है? वो तो अगला क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारा ईओक्यू जो भी है वो समझो मैं ये कंपनी हूँ और तुम सप्लायर हो, तो तुम सप्लायर बोल रहे हो कि भाई तू 2000 यूनिट्स एट ए टाइम ऑर्डर कर, मैं तुझे 2% डिस्काउंट देता हूँ। तो तुमने और एक ऑफर दिया है मुझे, क्या दिया है? तुम्हारा साल भर का जितना रिक्वायरमेंट है तू एट ए टाइम बाय कर, मैं तुझे 5% डिस्काउंट देता हूँ। मतलब पूरे साल का रिक्वायरमेंट एट ए टाइम एक ही ऑर्डर में बाय करने का कितना डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो? 5%। समझा क्या? तो जब अपन ईओक्यू फाइंड कर रहे तब वो डिस्काउंट पॉलिसी नहीं है। ऐसा है ना, हमारा एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी चेंज करने के लिए वो डिस्काउंट हमें देने के लिए तैयार है। तो वो डिस्काउंट का क्या एडवांटेज है एंड ये पॉलिसी चेंज करने की वजह से कितना इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ेगा, ये कंपेयर करके वी हैव टू टेक द डिसीजन। समझा आपको ये? अच्छा सुनो ध्यान से, उन्होंने एक दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कितना है? 4000। एंड कंपनी इज फॉलोइंग द पॉलिसी फॉर द टाइम बिंग, दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, बोला है उन्होंने, यस और नो? तो आपको याद रहेगा, मैंने 2 पॉइंट लिख के दिए है आपको। इफ वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू देन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम रहता है एंड दोनों का टोटल 4000 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम रहता है एंड दोनों का टोटल 4000 है। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना रहेगा? 2000। कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा? 2000। तो आप मुझे बताओ, कैन आई से एज टोटल ऑफ बोलो ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट पर एनम इज इक्वल टू ₹4000। समझा क्या? वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट टोटल, बोले मेरे भाई, कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू ₹2000। टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इज 2000। डू यू एग्री? टोटल कैरिंग कॉस्ट इज ₹2000। समझा क्या? बताओ। तो बताओ टोटल कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला रहता है, तुम ही बताओ मुझे। टोटल कैरिंग कॉस्ट बोलो। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला रहता है? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। सही है क्या? एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 2000। ऑर्डर साइज मतलब ही ईओक्यू ना भाई, यस और नो? अब बताओ, उन्होंने अपने को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया है क्या बच्चों? दिया हुआ है। 200 रुपए का 10%, 200 रुपए का 10%, तो 200 रुपए का 10% बराबर है इनटू ऑर्डर साइज की जगह सीधा सीधा ईओक्यू लिखू क्या? डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2000। नहीं समझा आप लोग? समझा बच्चों? तो आप बताओ, यहां पे 200 का 10% कितना होता है? 20 बराबर है ना? 20 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 10। तो 10 उधर लेके जाओ। देयरफॉर ईओक्यू इज इक्वल टू, बोलो इज इट 200 यूनिट्स? सही है क्या? बताओ आप। अच्छा ये एक तरीका हुआ, दूसरा सॉल्व करने का तरीका उससे भी कर सकते। समझा क्या? मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 100 एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 2000। मतलब साल भर में 20 ऑर्डर प्लेस होते, साल भर में 20 ऑर्डर प्लेस होते। समझा या नहीं? उससे अपने को क्या समझा? ऑर्डरिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस समझा। क्या समझा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, वो समझा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? एंड उसके बाद में आप ये टोटल ऑर्डर, इसका फॉर्मूला यूज करके यू कैन गेट दिस और नॉट। ऑर्डर साइज मिल गया। अच्छा चलो अपन वो भी फाइंड कर लेते हैं। ध्यान दे रहे हो सब लोग? अच्छा सुनो, अभी ईओक्यू तो आया इतना पक्का। अब अपना साल भर का रिक्वायरमेंट कितना है वो अपन चेक करते हैं। अच्छा मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 100। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 2000। मतलब साल भर में कितने ऑर्डर जाने वाले? 20। एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी बाय करते? 200। तो 200 इंटू 20 4000। ये अपना एनुअल रिक्वायरमेंट है। अच्छा ये अभी हमने फाइंड किया, या तो इस तरह से सॉल्व करो या ईओक्यू का फॉर्मूला यूज करके ए लाओ। अरे ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ना, तो भी 4000 आना चाहिए। अपन उस मेथड से करते तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा, चलेगा क्या? चलो बोलो, इज इट अंडर रूट
2AO अपॉन C इज इक्वल टू 200। चलेगा क्या? चलो दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो बोलो क्या आएगा? हाँ बोलो। 2AO अपॉन C इज इक्वल टू 200 इंटू 200, मतलब 200 का स्क्वायर 40,000। सही है? हाँ चलो बोलो, एक काम करो, 2 एज इट इज, A एज इट इज, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है बताओ? 100 है क्या? डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 200 का 10%, इज इट 20 रुपीज? इज इट इक्वल टू 40,000? सही है क्या भाई? एंड ये सॉल्व करके बताओ ये कितना है? 4,000। और अपने को थोड़ी देर पहले वैसे भी पता था कि नहीं, एनुअल रिक्वायरमेंट 4,000 है बोल के, यस और नो? तो अब बता, हम एट ए टाइम एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी बाय करते हैं? 200। एंड हमारा साल भर का रिक्वायरमेंट कितना है? 4,000। तो 200 200 के 20 ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे हम लोग। कितने ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे? 20। बट ये कंपनी क्या बोल रहा है अपने को, अपना सप्लायर क्या बोल रहा है, ये अपना करंट पॉलिसी है। सुनो बच्चों, अच्छे से सुनो, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज। अब मुझे बताओ, हम कौन है? कस्टमर। किसके लिए? हमारे सप्लायर के लिए। यस और नो? हम कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो रॉ मटेरियल हम बाय करते हैं। क्या रेट से बाय करते हैं? दिया हुआ है उन्होंने कुछ, बोलो 200 रुपए से, बराबर है? हम जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितना ऑर्डर प्लेस करते हैं? ऑर्डर में क्वांटिटी कितना रहता है? 4,000। ऑर्डर में क्वांटिटी कितना रहता है? सॉरी, ऑर्डर में क्वांटिटी कितना रहता है? 200। एनुअल रिक्वायरमेंट 4,000 है, तो 200 200 के 20 ऑर्डर प्लेस करते हैं हम लोग। सुन रहे हो क्या? हमारा सप्लायर बोल रहा है, एक भाई 200 200 के 20 ऑर्डर प्लेस करता है तू, समझ रहा है कि नहीं? तो एक काम कर, 2,000 2,000 के 2 ऑर्डर प्लेस कर दे साल भर में, है कि नहीं? मैं तुझे 2% डिस्काउंट देता हूं, मैं तुझे। या वो बोल रहा है ठीक है यार ये छोड़, तूने भी क्या दिल देखा है मेरा, साल भर का एट ए टाइम एक ही ऑर्डर प्लेस कर दे, मैं तुझे 5% डिस्काउंट देता हूं, ऐसे बोल रहा है वो। तो अब ये क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि भाई उसने सप्लायर जो अपने को प्रपोजल दे रहा है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? समझ आएगा अपने को? ये फाइंड करना है। तो यहां तक समझा क्या बताओ? तो जो सप्लायर अपने को प्रपोजल दे रहा है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका इवैल्यूएशन करते हैं अपन। क्या करते हैं? तो राइट डाउन, इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स प्रपोजल। चलता है क्या? सप्लायर्स प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। समझा क्या? वो डिस्काउंट देना चाहता है अपने को, आप लोग ऐसे वो डिस्काउंट देना चाहिए तो आपने तो लेना ही चाहिए ना मेरे भाई। डिस्काउंट दे रहा है वो, बट एट ए टाइम 2,000 यूनिट बाय करना है, तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा ना उससे। यस और नो? तुम्हारा पैसा ब्लॉक हो रहा है, तुम्हारा स्पेस ब्लॉक हो रहा है, करेक्ट और नॉट? ये सबका भी एक कीमत है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, अभी हम 3 प्रपोजल्स इवेल्युएट करेंगे बच्चों, पर्टिकुलर। सुन रहे हो क्या? एक मिनट। तो यहां पे मैं पहला कॉलम लिखता हूं करंट पॉलिसी। करंट पॉलिसी, करंट पॉलिसी में अपना ऑर्डर साइज कितना है बच्चों? ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स, यस और नो? एंड यहां पे डिस्काउंट, करेक्ट और नॉट? डिस्काउंट प्रपोजल या प्रपोजल ऑफ डिस्काउंट। समझ आए कि नहीं आपको ये? तो आप बताओ, प्रपोजल ऑफ डिस्काउंट में पहला 2% डिस्काउंट वाला एक है और दूसरा 5%। तो 2% में ऑर्डर साइज क्या है? ऑर्डर साइज 2,000 यूनिट्स है। वो बोल रहे साल भर में 2 ऑर्डर दो, बोल रहे हैं ना यार, ये कितना दे रहा है? सॉरी क्या बोल रहे हो? ऑन ऑर्डर साइज ऑफ 2,000 एंड इधर ऑर्डर साइज कितना है बोलो? 4,000। पूरा का पूरा एक ही ऑर्डर 4,000 यूनिट्स। ये समझा क्या बताओ? अपने को ये तीनों कॉलम में ना बच्चों कंपेयर करके जो सबसे कम कॉस्ट वाला ऑप्शन है वो चूज करना चाहिए हमने। एंड अगर सबसे पहला, सबसे कम कॉस्ट वाला अगर पहला ही ऑप्शन निकले तो हम डिस्काउंट का प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे ना फिर। यस और नो? हम बोलेंगे भाई नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट, करेक्ट और नॉट? बोलेंगे हम लोग जो तो 200 का रेट है उसी रेट से हम बाय करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे लेकिन पहले तो इवैल्यूएट तो करेंगे ना हम लोग। बट आप बताओ इसके लिए कौन सा कॉस्ट अपने को फाइंड करना पड़ेगा हर कॉलम में? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। क्या फाइंड करना पड़ेगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट के अंदर तीन चीजें छुपी होती है। कौन सी कौन सी? टोटल परचेस कॉस्ट, वेरी गुड, प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है बच्चों? यस। तो चलो अपने को ये 3 चीजें फाइंड करना है। बना रहे हो क्या टेबल आप? ये इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स प्रपोजल, इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स प्रपोजल।
यस सही है बच्चों। हाँ चलो बोलो। यहाँ पे अपन लिखते पहले टोटल परचेस कॉस्ट। क्या फाइंड करेंगे पहले बोलो? टोटल परचेस कॉस्ट। चलो बच्चों, टोटल परचेस कॉस्ट में अपन क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे अपन साल भर में कितने यूनिट्स बाय करते? 4000 इंटू क्या रेट से बाय करते पर यूनिट बोलो ना? 200। तो 4000 इंटू 200 करो, 8 लाख रुपीज बराबर है। ओके, इधर एक काम कर देना सीधा सीधा, 8 लैक्स माइनस 2%। चलता है कैसे? 7,84,000, तो 16,000 का डिस्काउंट मिल रहा है इधर, एंड इधर 8 लैक्स माइनस 5%, 7,60,000, मतलब कितना डिस्काउंट हुआ है? 40,000 का। अब तुम बोलोगे नहीं सर ऐसे मत करो डायरेक्ट डिस्काउंट, तो आप क्या करते? 200 रुपये पर यूनिट था, तो 200 का माइनस 2% क्या आता है? 196। 196 इंटू 4,000 किया तो यही आएगा ना मेरे भाई, है या नहीं? अब तुम डायरेक्टली वो कॉस्ट पे डिस्काउंट लगाओ या पर यूनिट पे डिस्काउंट लगाओ, बात तो एक ही है ना। ये परचेज कॉस्ट तक पहुंचे क्या बच्चों? यस। अब बी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। अब मुझे बताओ साल भर का रिक्वायरमेंट कितना है तुम्हारा? 4000। तो अब बोलो 4000 मतलब 200 200 200 के कितने ऑर्डर जाएंगे? 20। 2000 2000 के कितने ऑर्डर जाएंगे? 2। और इधर तो एक ही। नहीं समझा आपको? अरे वो एक ऑर्डर दे रहे तभी तो डिस्काउंट दे रहा है ना वो। उसके बाद में लिखते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या लिखते हैं बच्चों? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। आप मुझे बताओ बच्चों, एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है बताओ ना? 100 रुपए। तो कैन आई से इट इज बी इंटू 100? यस और नो? तो इधर 2000, 200, इधर 100। डू यू एग्री? तो देखो बच्चों, डिस्काउंट की वजह से आपने को दो फायदे हो गए, एक तो डिस्काउंट भी मिला, ऊपर से ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हुआ। समझा क्या? बट अब एक नुकसान भी है, कौन सा? कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। अब फायदा हो रहा है भाई, बट वो फायदे से ज्यादा अगर नुकसान रहा तो फिर अल्टीमेटली तो नेट नुकसान हुआ ना तुम्हारा। तो बोलो चलो क्या लिखो? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सुनो, कैरिंग कॉस्ट बोलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है बताओ? यहाँ पे 200 का 10%, मतलब 2 रुपए है कि नहीं? अच्छा देखो, अब यहां पे मैं तीनों कॉलम में 2 लिख रहा हूं क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में एक लिख के दिया, एज्यूम दैट, क्या लिखा है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डजंट चेंज विद द डिस्काउंट पॉलिसी। एंड अगर सुन रहे हो क्या मेरे भाई, अगर वो सेंटेंस नहीं होता ना बच्चों, तो ये पहला वाला 2 होता, अगले इसमें परचेस कॉस्ट 200 है ही नहीं, कितना है? 200 माइनस 2%, 196 है, तो ये 196 का 10% होता, एंड अगला जो होता वो 190 का 10% होता, क्योंकि 5% डिस्काउंट है। तो 200 का 5% गया, मतलब 200 कितने गए बोलो? 10 रुपए गए, मतलब परचेस प्राइस 190 है, तो 190 का 10% होता। समझा क्या? बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रैकेट में जो लिखा है उसकी वजह से यहां पे 2 आ रहा है वो, समझा क्या? अगर वो नहीं होता तो, नहीं होता तो जो करस्पॉन्डिंग परचेस प्राइस है उसका 10% देते, जो करस्पॉन्डिंग बोलो परचेस प्राइस है उसका 10% लेते। इज दैट क्लियर? अच्छा चलो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो गया, इनटू एवरेज स्टॉक। अच्छा बताओ, एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। तो टेल मी, इज इट 100 यूनिट्स? इधर 1000 यूनिट्स, एंड इधर 2000 यूनिट्स। अरे ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। एंड अब बताओ, यहां पे D इंटू ई, मतलब क्या मिल जाएगा? टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टेल मी, इज इट D इंटू ई? टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर मतलब D इंटू ई रहेगा क्या? बोलो कितना है वो? 200, 2000, 4000। सही है क्या बच्चों? एंड अब बताओ, ये सब के बाद में कैन आई गेट टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट? क्या मिल जाएगा आपको बोलो? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट क्या आएगा बताओ? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट ए प्लस सी प्लस ई। ए प्लस सी प्लस, अच्छा सॉरी, ये एफ है ना, ये एफ है जी, बराबर है ना? ए प्लस सी प्लस एफ, ए प्लस सी प्लस एफ का आंसर बताओ कितना है? हाँ तो 2000 रुपये आ गए ना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000। अच्छा
यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग, अच्छा ये 20 है क्या? हाँ, ये हर जगह 20 है फिर, ये गलत लिखा है फिर हमने, बराबर है ना? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20 है बच्चों। चलो करो कंप्लीट, करोगे क्या भाई? बोलो। ये ये 2000 रहेगा ना, बराबर ना बच्चों? फिर ये कितना है? 20,000 ना, और ये 40,000, 20,000 एंड दिस इज 40,000। सही है क्या? चलो बोलो। टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कितना है? 8,04,000। अच्छा ये 8,04,000 इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट है, करंट पॉलिसी अपना ये, डिस्काउंट के पहले। बराबर बताओ, डिस्काउंट देने के बाद ये कितना आ रहा है? 8,04,200। इससे अपना कुछ फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? उल्टा नुकसान, 200 रुपये ज्यादा ही जा रहे भाई, क्या फायदा? आप लोग नहीं सर, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हुआ, बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ा ना मेरे भाई, तो अल्टीमेटली अपना नुकसान ही हुआ ना? यस और नो? यानी तो बताओ कितना है? 8,01,000। तो यहां पे फायदा हुआ क्या अपना? यस फायदा हुआ मेरे भाई, 8,04,000 से कम है वो, 8,04,000 से कम है वो कॉस्ट, 3,900 बच गए ना तुम्हारे। यस और नो? लगे तो एक काम करो, अगर आपको वो जाना है तो यहां पे लिखो एच एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑब्लिक सेविंग, ऑब्लिक ब्रैकेट में लिखो सेविंग। समझ रहे क्या बच्चों? बहुत बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत पसंद है उनको ये क्वेश्चन, समझता है कि आपको ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना होगा कैलकुलेट करो, सेविंग कितना होगा कैलकुलेट करो, समझता है कि आपको ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑब्लिक सेविंग? तो बोलो, ऑब्वियसली पहले कॉलम में कुछ मत लिखो क्योंकि पहले कॉलम के साथ ही कंपेयर होने वाला है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना जा रहा है? 200, एंड इधर सेविंग कितना हो रहा है? 3,900। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि इसके साथ ही कंपेयर करके हम फाइंड कर रहे हैं ना। समझ रहा है कि आपको ये? तो चलो बोलो बच्चों, एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है वो तो अपने क्वांटिटी डिस्काउंट पॉलिसी रिजेक्ट करना चाहिए, बट लास्ट वाला आपने एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? तो आप बोलो क्या, फ्रॉम अबाउट टेबल इट इज क्लियर दैट, बोलो, क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन अ सिंगल ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड, करेक्ट है? एंड 2% वाला हमने रिजेक्ट करना चाहिए। समझ है क्या आपको? क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है, ईओक्यू से भी ज्यादा खर्चा हो रहा है उधर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का टोटल परचेस कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है बच्चों, कंफर्टेबल है यहां तक? चलो यहां पे हम लोग आज के लिए तो रुक जाते हैं। आपको समझा अभी तक के सारे कंसेप्ट? अब सिर्फ इसमें कुछ मिसलेनियस एक दो कंसेप्ट बाकी है, और एक इस टाइप का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए होम एक्सरसाइज है। आप करोगे, कर क्या होगे? सेम क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आओगे 10, एंड अगर हो सकता है तो आप 11 भी, हो सकता है नहीं, आप सॉल्व करके आओगे 10 एंड 11, ये सॉल्व करके आओगे बच्चों। ओके वेट वेट वेट, थोड़ा अनाउंसमेंट है। 10th एंड 11 सॉल्व करके आओगे। अपन कल इस पे थोड़ा, कल सैटरडे है ना, तो कल अपन इसके 2 या 3 लेक्चर लेंगे, चलेगा? एग्जाम ओरिएंटेड के। तो अपन सुबह मिल सकते, मॉर्निंग 8 o'clock या 8:30? 8 ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, 8 to 9:30 9:45 के आसपास पहला लेक्चर लेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं ब्रेकफास्ट का, फिर 10 o'clock अगेन, 10 to 11:30 11:30 के पास, फिर लंच ब्रेक, लंच के बाद और एक, चलेगा? तो कल अपन बैक टू बैक 3 लेक्चर लेंगे 8 बजे स्टार्टिंग फ्रॉम 8 o'clock, चलेगा क्या बच्चों? प्रेजेंट रहोगे मेरे भाई ना? ठीक है, चलो थैंक यू।